नमस्कार। आज हम संविधान के एक बहुत ही दिलचस्प अनुच्छेद पर बात करने वाले हैं। हाँ, कौन सा? अनुच्छेद 166। ये खास तौर पर उन राज्यों के लिए महत्वपूर्ण है जहां मतलब विधानमंडल के 2 सदन होते हैं। अच्छा, विधानसभा और विधान परिषद वाले राज्य। बिल्कुल। तो कभी ये सोचा है कि अगर किसी साधारण बिल पर, मतलब जो मनी बिल नहीं है, उस पर इन दोनों सदनों में असहमति हो जाए? हाँ, मतलब ठन जाए। हाँ, ठन जाए तो फिर क्या होता है? कौन सी प्रक्रिया है? हमारे पास जो स्रोत है वो इसी प्रक्रिया को काफी बारीकी से समझाते हैं। अच्छा। तो आज का हमारा मिशन यही है, इस पूरी विधायी पहेली को समझना कि कैसे ये शक्ति का संतुलन काम करता है, और जब दोनों सदन एकमत नहीं है तो आखिर में किसकी बात में वजन होता है और क्यों? ये तो वाकई दिलचस्प सवाल है, क्योंकि अक्सर इस सवाल आता है मन में। हाँ बिल्कुल। जैसे मान लीजिए विधानसभा ने, जो सीधे जनता चुनती है, उसने कोई बिल पास कर दिया। ठीक है। लेकिन जो दूसरा सदन है, विधान परिषद, उसने या तो आपत्ति जताई या उसे रोक लिया, तो क्या होगा? क्या वो बिल बस अटक जाएगा? ठंडे बस्ते में चला जाएगा। हाँ, या फिर संविधान कोई रास्ता दिखाता है? तो यही रास्ता अनुच्छेद 196 में है। चलिए इसे खोलते हैं। हाँ, देखते हैं क्या है इसमें। तो प्रक्रिया शुरू होती है विधानसभा से, है ना? हाँ। जब विधानसभा कोई साधारण विधेयक पास करके विधान परिषद को भेजती है, अब परिषद के पास क्या विकल्प होते हैं? देखिए, उनके पास कुछ रास्ते हैं। पहला तो ये कि वो बिल को वैसा का वैसा पास कर दें। ठीक है, कोई बदलाव नहीं? कोई बदलाव नहीं। दूसरा, वो कुछ संशोधन सुझा सकते हैं, मतलब बिल में कुछ बदलाव करके पास करें। अच्छा। तीसरा, वो कह सकते हैं कि हमें ये बिल मंजूर नहीं, मतलब उसे नामंजूर कर दें, रिजेक्ट कर दें। पूरी तरह से? पूरी तरह से। और चौथा विकल्प है कि वो कुछ करें ही नहीं। मतलब बिल मिल गया और 3 महीने तक उस पर कोई फैसला ही ना लें, उसे बस रखे रहें। 3 महीने तक? अच्छा। हाँ, और ये जो 3 महीने की समय सीमा है ना, ये काफी गौर करने लायक है। क्यों? ये दिखाता है कि संविधान बनाने वालों का इरादा क्या था। वो चाहते थे कि परिषद एक समीक्षा करने वाला मंच बने। हाँ, रिव्यू करें। बिल्कुल। विधेयकों पर विचार करे, शायद कुछ सुधार भी सुझाएं, लेकिन उन्हें हमेशा के लिए अटका ना सके। तो ये पहली बार में दी गई अधिकतम मोहलत है। अच्छा, ये मैक्सिमम है? हाँ, पहली बार के लिए। मकसद साफ है, विचार हो, बहस हो, लेकिन प्रक्रिया रुके नहीं। बिल्कुल सही। तो अब मान लीजिए परिषद ने बिल नामंजूर कर दिया, या फिर ऐसे बदलाव सुझाएं जो विधानसभा को ठीक नहीं लगे, या फिर वो 3 महीने बीत गए। हाँ, या फिर 3 महीने निकल गए और परिषद ने कुछ किया ही नहीं, तब क्या होगा? यहीं से मतलब अगला चरण शुरू होता है। बिल्कुल। तब प्रक्रिया आगे बढ़ती है। तो ऐसी हालत में बिल वापस विधानसभा के पास चला जाता है। हाँ, वापस विधानसभा के पास। अब विधानसभा उस पर फिर से विचार करती है। अच्छा, अब उनके पास विकल्प हैं। वो चाहे तो परिषद ने जो बदलाव सुझाए थे उन्हें मान ले, हाँ, या उन्हें पूरी तरह खारिज कर दें, या फिर हो सकता है वो बिल में अपनी तरफ से ही कुछ और बदलाव करके उसे दोबारा पास कर दें। ओके, तो विधानसभा उसे फिर से पास कर सकती है, चाहे संशोधनों के साथ या बिना। हाँ, और जब विधानसभा बिल को इस तरह दूसरी बार पास करके परिषद को भेजती है, हाँ, तो यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव आता है समय सीमा में। क्या? अब परिषद के पास विचार करने के लिए पहले की तरह 3 महीने नहीं होते। तो कितना? सिर्फ 1 महीना बस। सिर्फ 1 महीना? अच्छा, ये तो काफी कम हो गया। हाँ, और अगर इस 1 महीने में भी परिषद उस बिल को नामंजूर कर दे, या पास ना करे, या फिर से कुछ ऐसे संशोधन करे जो विधानसभा को मंजूर नहीं, तो क्या होगा? तो फिर बिल को दोनों सदनों द्वारा पास मान लिया जाता है। मान लिया जाता है, भले ही परिषद ने ना किया हो। हाँ बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात, उसे उसी रूप में पास माना जाता है जिस रूप में विधानसभा ने उसे दूसरी बार पास किया था। ओहो, मतलब अंत में विधानसभा ने जैसा चाहा वैसा ही पास माना जाएगा। बिल्कुल, यानी अंतिम फैसला एक तरह से विधानसभा का ही रहता है। अच्छा, तो मतलब साफ है कि आखिरकार विधानसभा की ही चलती है। पर ऐसा क्यों है? मतलब इसके पीछे क्या तर्क है? इसके पीछे सीधा सा लोकतांत्रिक सिद्धांत है। अच्छा। देखिए, विधानसभा वो सदन है जिसके सदस्य सीधे जनता चुनकर भेजती है। हाँ, डायरेक्ट इलेक्शन से। बिल्कुल। तो वो लोगों की इच्छा का सीधा प्रतिनिधित्व करते हैं। संविधान बनाने वालों का यही मानना था कि कानून बनाने की असली शक्ति, खासकर साधारण कानूनों पर, अंत में उसी सदन के पास होनी चाहिए जो लोगों के प्रति सीधे जवाबदेह हैं। और विधान परिषद? विधान परिषद का गठन तो अक्सर अप्रत्यक्ष चुनाव से होता है या मनोनयन से। हाँ। तो वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, समीक्षा करने की, पुनर्विचार करने की, एक रिवाइजिंग चेंबर कह सकते हैं।
लेकिन उसे ये अधिकार नहीं दिया गया कि वो जनता द्वारा चुने गए सदन की इच्छा को पूरी तरह से रोक दे, वीटो कर दे। तो मतलब परिषद प्रक्रिया को बस धीमा कर सकती है। हाँ, धीमा जरूर कर सकती है। कुल मिलाकर देखें तो लगभग 4 महीने। कैसे? पहली बार में 3 महीने, और अगर बिल दोबारा आता है तो दूसरी बार में 1 महीना। अच्छा, हाँ, 3 + 1 4 महीने। लेकिन वो बिल को हमेशा के लिए रोक नहीं सकती। बिल्कुल नहीं। और ये व्यवस्था जो है वो धन विधेयकों से अलग है। मनी बिल्स के मामले में तो विधानसभा का अधिकार लगभग कह सकते हैं पूरा ही होता है। हाँ, वहाँ तो परिषद की भूमिका बहुत सीमित है। बहुत सीमित। लेकिन साधारण विधेयकों के मामले में परिषद को विचार करने, सुझाव देने का मौका दिया गया है, पर अंतिम निर्णय का अधिकार विधानसभा के पास ही रखा गया है। ये राज्य स्तर पर दिखाता है कि संविधान जन इच्छा को सबसे ऊपर रखता है। ये तो हुई प्रक्रिया की बात। अब जरा इसके पीछे की जो सोच है उस पर थोड़ा और गौर करते हैं। संविधान सभा में जब ये बन रहा था तब क्या विचार थे, क्या बहस हुई थी? हाँ, ये जानना जरूरी है। हमारे स्रोत बताते हैं कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इस मुद्दे पर बहुत साफ थे। अच्छा, क्या कहा था उन्होंने? उनका मानना था कि 2 सदन रखने का ये मतलब नहीं होना चाहिए कि एक सदन दूसरे के काम में हमेशा अड़ंगा डालता रहे। स्थायी बाधा ना बने। बिल्कुल। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विधान परिषद का काम होना चाहिए विधेयकों में जल्दबाजी को रोकना, हाँ। उनमें अगर कोई कमी है तो सुधार सुझाना, बहस के स्तर को बेहतर करना, लेकिन उन्हें पूरी तरह से खारिज करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। अच्छा। उनका तर्क था कि अंतिम शक्ति तो चुने हुए सदन यानी विधानसभा के पास ही रहनी चाहिए, तभी तो लोकतांत्रिक व्यवस्था चलेगी, लोगों की आवाज सुनी जाएगी। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, ये बताइए, क्या केंद्र के स्तर पर मतलब लोकसभा और राज्यसभा के बीच भी ऐसी ही कोई व्यवस्था है? देखिए, केंद्र में व्यवस्था थोड़ी अलग है। हम्म। वहां अगर लोकसभा और राज्यसभा में किसी साधारण विधेयक पर गतिरोध होता है, हाँ, आर्टिकल 108, उसमें क्या है? उसमें दोनों सदनों की संयुक्त बैठक मतलब जॉइंट सिटिंग बुलाने का प्रावधान है। अच्छा, दोनों साथ बैठते हैं। हाँ, और फिर बहुमत से फैसला होता है। लेकिन राज्यों के लिए जो अनुच्छेद 196 है, उसमें ऐसी किसी संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। ओह, ये तो बड़ा अंतर है। हाँ, बहुत बड़ा अंतर है। राज्यों में अगर गतिरोध होता है तो जैसा हमने अभी देखा, अंत में विधानसभा का निर्णय ही माना जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि राज्यों में साधारण कानून बनाने के मामले में विधानसभा को केंद्र की लोकसभा से भी ज्यादा निर्णायक शक्ति मिली हुई है, जब परिषद से असहमति हो तब। हाँ, बिल्कुल। परिषद की असहमति को अनदेखा करने की सीधी शक्ति है विधानसभा के पास, जो लोकसभा के पास राज्यसभा के मामले में सीधे तौर पर नहीं है। वहां संयुक्त बैठक का रास्ता है। और ये अनुच्छेद 196 सिर्फ मतलब किताबों में नहीं है, ये आज भी इस्तेमाल होता है। अरे बिल्कुल, आज भी भारत में 6 राज्य हैं जहां ये व्यवस्था लागू है, जहां विधानसभा भी है और विधान परिषद भी। कौन कौन से राज्य हैं ये? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इन 6 राज्यों में ये अनुच्छेद पूरी तरह से सक्रिय है। अच्छा, और क्या इसके हाल के कुछ उदाहरण भी हैं हमारे पास? मतलब ये असल में काम कैसे करता है? हाँ, स्रोत कुछ हालिया उदाहरण देते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का एक मामला बताया गया है। 2025 का एक शिक्षा सुधार बिल था। विधानसभा ने पास कर दिया, लेकिन विधान परिषद ने उसे नामंजूर कर दिया। तो फिर क्या हुआ? फिर वही हुआ जो अनुच्छेद 196 कहता है। विधानसभा ने उस बिल को दोबारा पास कर दिया और वो कानून बनने की तरफ आगे बढ़ गया। तो ये उदाहरण तो सीधे सीधे दिखाता है कि अगर विधानसभा चाहे तो परिषद के विरोध को वो बिल्कुल निष्प्रभावी कर सकती है। हाँ, अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति है तो अनुच्छेद 196 विधानसभा को ये सीधा रास्ता देता है। अच्छा, कोई और उदाहरण जहां शायद कुछ अलग हुआ हो? हाँ, एक महाराष्ट्र का उदाहरण भी है, 2025 का ही। एक शहरी विकास बिल था। उसमें क्या हुआ? उसमें परिषद ने बिल में कुछ संशोधन सुझाए, मतलब नामंजूर नहीं किया बल्कि बदलाव सुझाए। ठीक है। तो विधानसभा ने उन सुझावों पर विचार किया और उनमें से करीब 80% सुझाव मान भी लिए। अरे वाह, तो यहाँ सहयोग भी हुआ। हाँ, ये दिखाता है कि परिषद की भूमिका सिर्फ विरोध करने तक ही सीमित नहीं है। अगर वो मतलब अच्छे रचनात्मक सुझाव देती है और विधानसभा को लगता है कि हाँ, ये उपयोगी हैं, तो सहयोग भी हो सकता है। हाँ, मतलब परिषद एक तरह से वैल्यू एडिशन कर सकती है। बिल्कुल, अगर उसके सुझाव व्यावहारिक हों और ज्यादा विवादास्पद ना हो। एक और मामला शायद कर्नाटका का था, 2025 का ही। हाँ, कर्नाटक का एक जल संरक्षण बिल विधानसभा ने पास किया। परिषद के पास गया। परिषद ने 2 महीने तक विचार किया और फिर उसे नामंजूर कर दिया। 2 महीने बाद नामंजूर? हाँ। तो विधानसभा ने क्या किया? विधानसभा ने ज्यादा देर नहीं लगाई।
1 महीने के अंदर ही उस बिल को दोबारा पास कर दिया, बिना किसी बदलाव के। बिना किसी बदलाव के। हाँ, तो ये फिर से वही बात हुई, विधानसभा की अंतिम शक्ति, खासकर जब दोनों सदनों में किसी मुद्दे पर मतलब गहरा मतभेद हो। बिल्कुल। परिषद अपनी आपत्ति दर्ज करा सकती है, कुछ समय के लिए, जैसा हमने देखा, लगभग 4 महीने तक रोक सकती है, लेकिन विधानसभा अगर ठान ले तो वो उसे अनदेखा कर सकती है। पर क्या इस प्रक्रिया में कभी कोई अड़चन या विवाद भी होता है, खासकर ये जो समय सीमाएं हैं, 3 महीने, 1 महीना, इनको लेकर? हाँ, देखिए, कभी कभी ऐसे सवाल उठते हैं। स्रोत में बिहार का एक मामला बताया गया है 2024 का। क्या था वो? ऐसा कहा गया कि परिषद ने एक बिल पर विचार करने में कथित तौर पर 4 महीने लगा दिए, जबकि पहली बार के लिए सीमा 3 महीने की है। हाँ, 3 महीने की है। तो ये सीमा से ज्यादा समय था। बाद में विधानसभा ने इस देरी को शायद नजरअंदाज किया और आगे की कार्रवाई की। तो ऐसे मामले प्रक्रिया के पालन पर सवाल खड़े कर सकते हैं। क्या इस पर कभी कोर्ट ने, मतलब न्यायपालिका ने कुछ कहा है इन समय सीमाओं पर? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में एक मामले पर टिप्पणी की थी, ऐसा स्रोत बताते हैं। अच्छा, क्या कहा था कोर्ट ने? अदालत ने यह साफ किया कि अनुच्छेद 196 में जो समय सीमाएं दी गई हैं, 3 महीने और 1 महीना, वो महत्वपूर्ण हैं, और विधान परिषद से ये उम्मीद की जाती है कि वो बेवजह देरी ना करे। मतलब संवैधानिक प्रक्रिया और उसकी समय सीमा का सम्मान दोनों सदनों को करना चाहिए। सही बात है, प्रक्रिया का पालन तो होना ही चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, एक और बात, ये सारी प्रक्रिया हो गई, मान लीजिए विधानसभा ने दूसरी बार बिल पास कर दिया, तो क्या वो सीधे कानून बन गया? नहीं, एक कदम अभी और बाकी है, बहुत महत्वपूर्ण कदम। क्या? जैसा कर्नाटक वाले जल संरक्षण बिल के मामले में भी हुआ। विधानसभा द्वारा दूसरी बार पास किए जाने के बाद भी उसे कानून बनने के लिए राज्यपाल की सहमति, यानी गवर्नर्स असेंट, मिलनी जरूरी है। अच्छा, हाँ, राज्यपाल की सहमति। हाँ, और इस सहमति से जुड़ी जो प्रक्रिया है उसका जिक्र अगले अनुच्छेद, यानी अनुच्छेद 197 में मिलता है। तो अनुच्छेद 196 विधायी प्रक्रिया का एक बहुत अहम पड़ाव है, लेकिन अंतिम मंजूरी राज्यपाल से ही मिलती है। समझ गई। तो अब अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इसका निचोड़ क्या निकलता है, सार क्या है? देखिए, सार यही है कि अनुच्छेद 196 राज्य स्तर पर साधारण विधेयकों के मामले में एक बहुत ही साफ व्यवस्था देता है। ये पक्का करता है कि अगर विधानसभा और विधान परिषद में असहमति हो जाए तो अंतिम फैसला लेने की शक्ति किसके पास होगी? किसके पास? सीधे जनता द्वारा चुनी गई विधानसभा के पास। ये शक्ति संतुलन का एक बहुत सोचा समझा मॉडल है, कह सकते हैं। हाँ, ये वाकई एक संतुलन साधने की कोशिश लगती है। एक तरफ तो विधान परिषद है, हाँ, जो शायद जल्दबाजी में बन रहे कानूनों पर ब्रेक लगा सकती है, उन पर दोबारा सोचने का मौका दे सकती है, शायद उसमें कुछ विशेषज्ञता का इस्तेमाल हो सकता है। बिल्कुल। परिषद एक पुनरीक्षण कक्ष की तरह काम करती है, रिवाइजिंग चेंबर। उसका उद्देश्य यही है कि बहस की गुणवत्ता बढ़े, कानून में खामियां हों तो दूर हों। लेकिन दूसरी तरफ संविधान ये भी पक्का करता है कि जनता की आवाज, यानी विधानसभा की इच्छा, उसको स्थायी रूप से रोका ना जा सके। हाँ, ये एक तरह से लोकतांत्रिक जवाबदेही और कानून बनाने की प्रक्रिया की जो रफ्तार है, उसकी प्रभावशीलता है, उसके बीच तालमेल बिठाने की कोशिश है, ताकि प्रक्रिया पूरी तरह ठप ना हो जाए। बिल्कुल, कानून बनाने का काम चलता रहे। तो ये थी अनुच्छेद 196 की पूरी कहानी। एक तरह से कहें तो राज्य विधानसभा के हाथ में ये एक ऐसा अधिकार है या ट्रम्प कार्ड है, हाँ, कह सकते हैं, जो साधारण बिलों पर विधान परिषद से मतभेद होने पर रास्ता साफ कर देता है और ये सुनिश्चित करता है कि जनहित के काम रुके नहीं। सच में ये प्रक्रिया दिखाती है कि हमारे संविधान बनाने वालों ने कितनी गहराई से सोचा था। शक्तियों का बंटवारा, फिर नियंत्रण और संतुलन, यानी चेक्स एंड बैलेंसेस, और सबसे ऊपर लोकतांत्रिक इच्छा की सर्वोच्चता। इन सब के बीच कितना महीन तालमेल बिठाने की कोशिश की है। हाँ, हर हिस्से की अपनी भूमिका है, अपनी सीमाएं हैं। बिल्कुल। अच्छा, आज की इस पूरी बातचीत से एक सवाल जरूर मन में आता है और हमारे स्रोत भी उस तरफ इशारा करते हैं। क्या सवाल? सवाल ये है कि विधान परिषद को ये जो सीमित शक्ति मिली है साधारण विधेयकों को कुछ समय के लिए रोकने की या उनमें देरी करने की, क्या ये शक्ति वाकई कानून की गुणवत्ता सुधारने के लिए जरूरी है? ये एक अहम सवाल है। या फिर ये बस प्रक्रिया को धीमा करती है, खासकर तब जब विधानसभा अपने फैसले पर पूरी तरह अडिग हो? क्या परिषद की भूमिका सिर्फ सलाह देने तक ही सीमित होनी चाहिए, बिना किसी तरह की देरी करने की ताकत के? ये सोचने वाली बात है। हाँ,
इस पर विचार करने से शायद हमें ये जो द्विसदनीय व्यवस्था है राज्यों में उसकी प्रभावशीलता पर एक नई दृष्टि मिल सकती है। बिल्कुल, ये आगे की बहस का मुद्दा हो सकता है। तो आज इस गहरी जानकारी के लिए हम स्रोत सामग्री के बहुत आभारी हैं। हाँ, काफी कुछ जानने को मिला। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। बिल्कुल। और करेंगे उस पर एक और ऐसी ही गहन चर्चा। धन्यवाद। धन्यवाद।